हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर दोस्तों, जिसमें आपको 36 प्लस क्वेश्चनों की श्रृंखला दी हुई है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इस वीडियो को देखें आप, इसमें आपको काफ़ी बेटर क्वेश्चन मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। अब आपको इसमें से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। किन्नर, अंतरी या अहिंसा या अपरिग्रह, इसमें से आपका स्त्रीलिंग कौन सा शब्द होगा? तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अहिंसा। अहिंसा एक स्त्रीलिंग शब्द है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करनी नहीं आती है तो आप 21 स्टडी क्लासेस में आपको एक वीडियो मिलेगा दोस्तों, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने बनाया है उसको, तो उसको आप देख लें। आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शॉर्ट ट्रिक से मैंने उसको बताया हुआ है, वहाँ से आपको हर एक क्वेश्चन को आसानी से आप पहचान सकोगे। कोई भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उस ट्रिक को फॉलो करें और हर एक क्वेश्चन को आप शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं। वहाँ से कोई भी शब्द हो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का, आप आसानी से उसे बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए। अब वाक्यांश दोस्तों दिया है यहाँ पे, जिसके हृदय में ममता नहीं है, तो उसके लिए एक शब्द बताइए आप, जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो उसको दोस्तों कहते हैं निर्मम। निर्मम कहते हैं जिसके हृदय में ममता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है जो भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा गरुड़। गरुड़ दोस्तों भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों छोटा, यहाँ नेक्स्ट दिया है दोस्तों बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र। इसमें से आपको विशेषण बताना है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? छोटा घर, छोटा आदमी, बड़ा घर, छोटा आदमी, दोस्तों नीला घर। इसमें से आपको विशेषण पहचानना है, विशेषण कौन सा होगा? दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, घर, आदमी और वस्त्र। ये दोस्तों विशेषण हैं। दोस्तों विशेषण के बारे में आपको बता दूँ, विशेषण जैसे दोस्तों किसी चीज़ की विशेषता, जैसे कि यहाँ पे दिया है घर, घर की अगर विशेषता बताई जा रही है तो ये हो जाएगा आपका विशेष दोस्तों हो जाएगा। और जो विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, और जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उनको विशेषण कहते हैं। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्राविशेषण। जैसे दोस्तों विशेषण ये दिया है बड़ा, अगर यहाँ पे कह दूँ कि बहुत बड़ा, यहाँ इसके आगे लगा दूँ कि बहुत बड़ा, तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका प्राविशेषण। प्राविशेषण दोस्तों क्या होता है कि विशेषण की जो शब्द विशेषता बताते हैं उसको प्राविशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया बहुत बड़ा घर, तो यहाँ पे बहुत जो लिखा है दोस्तों ये हो जाएगा आपका प्राविशेषण, और बड़ा हो जाएगा विशेषण, और घर हो जाएगा आपका विशेष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों वाच्य होते हैं। अब आपको बताने हैं वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा 3 प्रकार के। दोस्तों जो वाच्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है कृत्यवाच्य, जिसमें दोस्तों कर्ता की प्रधानता होती है। सेकंड होता है कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता दोस्तों होती है। और तीसरा होता है भाववाच्य। भाववाच्य 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों निम्नलिखित में भाववाच्य बताइए। अब इनमें से आपको भाववाच्य बताना है। तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, या बच्चे खेल रहे हैं, या पुस्तक लिखी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अब चला जाए। यहाँ पर भाववाच्य है, अब चला जाए। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया है कि तुम फूल तोड़ोगे, तुम फूल तोड़ोगे, तो यहाँ से आपका हो जाएगा कृत्यवाच्य। ये दोस्तों है कृत्यवाच्य। और ये दोस्तों अगर बच्चे, अगर इसका जैसे कि जिन शब्दों का लिंग चेंज की, जैसे बच्चे है दोस्तों, इसको अगर मैं कर दूँ बच्चा,
बच्चा खेल रहा, तो यहाँ पे इसकी क्रिया चेंज हो जाएगी। जिन शब्दों की शब्द चेंज करने से क्रिया चेंज हो जाए, जैसे रहे हैं तो यहाँ से हो जाएगा बच्चा खेल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कृत्यवाची। इस तरीके से आप वाच्य को पहचान सकते हैं वो आसानी से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, समुच्चयबोधक को कहते हैं। दोस्तों समुच्चयबोधक को कहते हैं अविकारी या दोनों, या विकारी या इनमें से कोई नहीं। समुच्चयबोधक को क्या कहा जाता है? तो ये आपका सही हो जाएगा अविकारी। समुच्चयबोधक दोस्तों अविकारी शब्द होते हैं। अब यहाँ से आपको मैं बता दूँ विकारी शब्द के बारे में। विकारी शब्द दोस्तों वो होते हैं जिसमें लिंग वचन कारक बदलने पर इनमें परिवर्तन उत्पन्न होता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। इनमें दोस्तों आती हैं संज्ञा, आती हैं सर्वनाम, आती हैं क्रिया, आती है और विशेषण आते हैं। ये दोस्तों होते हैं विकारी शब्द, जिसमें दोस्तों लिंग वचन कारक बदलने पर विकार उत्पन्न होता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। और दोस्तों अविकारी की बात करें तो अविकारी में लिंग वचन कारक बदलने पर उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता या कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता, तो उनको अविकारी शब्द कहते हैं। इसमें दोस्तों आते हैं अव्यय। जो अव्यय होते हैं दोस्तों, ये समुच्चयबोधक अव्यय का ही एक प्रकार है। समुच्चयबोधक जो है दोस्तों एक अव्यय का ही प्रकार है। अव्यय दोस्तों अविकारी शब्द होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है हिंदी में वचन होते हैं। दोस्तों हिंदी में जो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। दोस्तों हिंदी में जो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अगर संस्कृत की बात की जाए दोस्तों तो वहाँ पे आपके हो जाएंगे 3 प्रकार के। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में 2 प्रकार के बहुवचन होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है निम्न में सममात्रिक छंद का उदाहरण है। अब आप इसमें से आपको बताना है सममात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद दोस्तों होता है चौपाई। चौपाई जो होता है सममात्रिक छंद होते हैं, जिसमें प्रत्येक चरण में 16-16, जिसे एक लाइन जो पंक्ति होती है हर एक पंक्ति में 16-16 मात्राएं चौपाई में होती हैं। ये आप याद रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर सोरठा की बात करें यहाँ से, तो सोरठा में प्रथम पंक्ति में 13, द्वितीय पंक्ति में 11, और दोस्तों दोहा का उल्टा होता है सोरठा। प्रथम पंक्ति में 11 और द्वितीय पंक्ति में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। दोहा का उल्टा होता है सोरठा। इसमें जो दोस्तों दोहा होता है, जैसे इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, जो फर्स्ट और थर्ड लाइन में दोस्तों होते हैं, जो फर्स्ट जैसे एक ये लाइन और एक ये थर्ड लाइन, इसमें दोस्तों होंगी आपकी 13-13 मात्राएं, और दोस्तों दूसरी और चौथी लाइन में होंगी 11-11 मात्राएं, और सोरठा में इसका अपोजिट होता है दोस्तों। ये चीज़ आप याद रखिएगा। कई बार पेपरों में पूछा जाता है दोहा का उल्टा क्या होता है, तो आपका सही हो जाएगा सोरठा, और इसकी मात्राएं भी दोस्तों पूछी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है दोस्तों सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों बीड़ा सरस्वती का होता है, बीड़ा पाणी भी होता है और शारदा भी होता है। लेकिन दोस्तों जो कमला दिया है ये होता है लक्ष्मी का पर्यायवाची। जो कमला दिया है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ से सरस्वती का पर्यायवाची आपको नहीं है वो बताना था, तो आपका सही हो जाएगा सी, कमला नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इच्छु का तद्भव आपको बताना है। अब यहाँ से आपको मैं बता दूँ दोस्तों तद्भव क्या होते हैं। जो संस्कृत भाषा से ज्यों के तो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं उनको तद्भव शब्द कहते हैं दोस्तों। संस्कृत से जो हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उनको तद्भव कहते हैं। जो दोस्तों संस्कृत के शब्द होते हैं उनको तत्सम शब्द कहा जाता है। तो आपको बताना है इच्छु एक दोस्तों तत्सम शब्द है। ये संस्कृत का एक तत्सम शब्द दोस्तों है। अब इसका आपको तद्भव बताना है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा इच्छु मीन्स होता है दोस्तों ईक जो होता है उसी को संस्कृत में इच्छु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों रेलगाड़ी शब्द है। अब रेलगाड़ी आपको शब्द बताना है, तद्भव है, देशज है या तत्सम है या फिर संकर है। तो रेलगाड़ी दोस्तों आपका सही हो जाएगा
संकर शब्द। अब दोस्तों संकर शब्द क्या होते हैं ये बता दूं आपको। संकर शब्द दोस्तों वो होते हैं जिसमें जो दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दो भाषाओं से या दो भिन्न भाषाओं से जो शब्द बने होते हैं उनको संकर शब्द कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया था रेलगाड़ी, तो रेल दोस्तों हो जाएगा आपका इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश, और गाड़ी आपका हो जाएगा हिंदी वर्ड। तो रेल प्लस गाड़ी से मिलकर बना है रेलगाड़ी, तो ये आपका हो जाएगा संकर शब्द। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों थोक का पर्यायवाची है। थोक मीन्स जैसे दोस्तों होता है जैसे कि किसी वस्तु को थोक में या पूरा इकट्ठा खरीदना, उसको थोक कहते हैं। किसी वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदना थोक, वह थोक है ये। उस थोक का पर्यायवाची आपको बताना है। तो दोस्तों थोक का जो परचून होता है ये तो फुटकर होता है, जैसे हम लोग दुकानों पर सामान खरीदते हैं तो वो परचून होता है, इसका मतलब होता है फुटकर थोड़ी बहुत सामान। लेकिन थोक का जो पर्यायवाची दोस्तों होता है वो पर्यायिक होता है। ये चीज़ आप याद रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में कई बार पूछा गया है थोक का पर्यायवाची पर्यायिक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों व्यास का विलोम शब्द बताइए आप। व्यास दोस्तों व्यास दिया है, व्यास का विलोम शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों व्यास का आपका हो जाएगा संक्षेप। संक्षेप जो होता है दोस्तों व्यास का ही विलोम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों छक्का पंजा करना। मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। छक्का पंजा करने का मतलब क्या होता है? तो यहाँ से आपका दोस्तों सही हो जाएगा ओजी हरकत से कार्य सिद्ध करना। दोस्तों ओजी मतलब उल्टे सीधे कार्य करके अपना काम निकालना, उसको कहते हैं छक्का पंजा करना। ओजी हरकत से कार्य सिद्ध करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया दोस्तों अधिमानता। दोस्तों अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है आपको। जो अधिमानता शब्द लिखा है इसमें से उपसर्ग क्या है? आ होगा या अधि होगा या फिर अद या ता। तो यहाँ से आपका दोस्तों सही हो जाएगा अधि। दोस्तों उपसर्ग के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। दोस्तों जो उपसर्ग होते हैं ये किसी मूल शब्द के शुरुआत में लगते हैं, जैसे मूल शब्द के पहले ये लगते हैं। दोस्तों अगर प्रत्यय की बात करें, प्रत्यय तो ये किसी मूल शब्द के बाद में लगते हैं, पीछे लगते हैं या ये आगे लगते हैं। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें कि इस वर्ड की अधिमानता, तो अधिमानता का दोस्तों जो मूल शब्द है वो है मान। जो दोस्तों मान इसमें दिया है आपको बीच में, अधिमानता का मूल शब्द हो जाएगा आपका मान। मान में दोस्तों अधि प्रत्यय लगा है, अधि लगा है उपसर्ग दोस्तों इसमें, और ता इसमें लगा है प्रत्यय, तब ये बना जाके है अधिमानता। अधि हो जाएगा उपसर्ग और मूल शब्द हो जाएगा इसका मान, और ता हो जाएगा इसका प्रत्यय दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों दिए गए वाक्यों में से एक शब्द रेखांकित, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है चिन्हित कीजिए। जैसे दोस्तों जी रेखांकित शब्द दिया है आपको ये, तो इसमें से आपसे पूछा है विद्यालय का प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। अब आपको ये बताना है जो ये लिखा है उप प्रधानाचार्य, इसमें क्या है? ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है या विदेशज है या फिर देशज है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। जो उप प्रधानाचार्य शब्द होता है दोस्तों ये तत्सम शब्द होता है। जो दोस्तों ये उप लिखा है, ये उप के बारे में आपको बता दूं थोड़ा। ये दोस्तों जो उप होता है ये लिया गया है संस्कृत शब्द से। जैसे आपने पढ़ा होगा उपनिषद, उपनिषद दोस्तों जो होता है ये उसी में प्रयोग हमेशा किया जाता था। उपनिषद में उप, ये वहीं से लिया गया है उप, तब ये बनाया गया है उप प्रधानाचार्य दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। ये जो उप प्रधानाचार्य इसमें लगा उप, तो ये एक हो जाएगा तत्सम शब्द है दोस्तों। ठीक है, आप ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों प्रत्यय होता है। अब प्रत्यय आपको बताना है शब्दांश होता है या वाक्यांश या गद्यांश या पद्यांश। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा दोस्तों तत्सम जो होता है वो एक शब्दांश होता है। किसी शब्द के अंत में दोस्तों लगते हैं, ये किसी शब्द के अंत में दोस्तों लगते हैं तो इनको शब्दांश कहते हैं। ये शब्दांश का ही एक
अंश होते हैं। जैसे कोई जैसे दोस्तों शब्द दिया है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था मान, मान में ता लगा तो मानता हो गया। तो ये जो ता होता है दोस्तों, ये शब्दांश का ही एक अंश होते हैं। जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय हुए या उपसर्ग हुए दोस्तों, दोनों ये शब्दांश ही होते हैं, शब्द का ही इनमें अंश होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। अब इसमें से आपको विलोम बताना है जो त्रुटिपूर्ण है। देखो दोस्तों, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, बिल्कुल सही युग्म सही है, उसका अपोजिट दिया है, इसमें से आपको गलत बताना है। अग्रज का अनुज, आदान का प्रदान, उन्नत का अवगत, तो ये आपके तीनों सही दिए हैं। लेकिन दोस्तों उन्नत का अवगत नहीं होता है, ये उन्नत का अवगत गलत दिया है, उन्नत का अवनति होता है दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा सी वाला यहाँ से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द, दोस्तों प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, जिनको कहते हैं विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी दो प्रकार के दोस्तों होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। पनई शब्द का तत्सम बताना है आपको। पनई दोस्तों, पनई जैसे आपने सुना होगा, गांव में काफ़ी बुजुर्ग लोग बोल देते हैं कभी कभी पनई। तो पनई का अर्थ दोस्तों होता है जूता। पनई का अर्थ होता है दोस्तों जूता, और जूता को दोस्तों कहा जाता है उपानय। दोस्तों जो जूता होता है इसका अर्थ एक होता है उपानय। तो आपका यहाँ से डी दोस्तों सही हो जाएगा कि पनई शब्द का अर्थ होता है उपानय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों उद्यान का। दोस्तों उद्यान दिया है, उद्यान का आपको शुद्ध वर्ण विच्छेद बताना है। आपने देखा होगा संधि विच्छेद तो देखा होगा, लेकिन यहाँ पूछा गया है वर्ण विच्छेद। अब आपको इसमें से वर्ण देखने हैं कौन कौन से वर्ण दिए हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सही होगा दोस्तों ऑप्शन सी। पहले दोस्तों आएगा उ प्लस आदि दा, फिर दोस्तों आएगा या, फिर बड़ा आ आएगा दोस्तों, फिर आएगा हलंत का ना, फिर प्लस में आ। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे ऊ से ऊ तो आपका हो गया, जो धा होता है दोस्तों ये दा और या से मिलकर बना होता है, और नीचे दा में हलंत होना चाहिए दोस्तों, तभी ये पूरा धा बनेगा। ये दा और दा दिया ये धा होता है, और आ की मात्रा दोस्तों ये लगी हुई है इसमें ये, तो इसका एक आ हो जाएगा। ना दिया है दोस्तों, ना में नीचे हलंत और फिर आ, तो ये आपका सही हो जाएगा उद्यान का वर्ण विच्छेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों सरयूमी में आपको संधि बतानी है। सरयूमी, सरयूमी में आपको संधि बतानी है दोस्तों, कौन सी संधि है इसमें सरयूमी। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ से संधि होगी आपकी दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि दोस्तों इसमें आपकी पहचान में बता दूं, दीर्घ में एक तो बड़े ऊ की मात्रा दी होगी दीर्घ स्वर संधि में, ओ की मात्रा आपको मिलेगी, बड़े आ की मात्रा मिलेगी, बड़ी ई की मात्रा मिलेगी। आप इन चीज़ों को देख लें दोस्तों, अगर बीच में आपको ये चीज़ें कहीं मिल रही हैं तो आपका 99% क्वेश्चन सही हो सकता है कि दीर्घ स्वर संधि ही उसमें होगी दोस्तों। जैसे इसमें ऊ दिया है तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों निम्न में से किस धातु से भाषा बनी है। दोस्तों भाषा बतानी है आपको, किस धातु से बनी भाषा दोस्तों बनी है भाष धातु से। दोस्तों जो भाष धातु है, भाष जो धातु होती है उसी से भाषा का निर्माण हुआ है, भाष धातु से भाषा बनी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धातुष्मा में प्रयुक्त संधि है दोस्तों, धातुष्मा। दोस्तों यहाँ लिखा है धा, मैं आपको सही से लिख दूं धातुष्मा, धातुष्मा। इसमें से आपको संधि बतानी है। मैंने अभी आपको बताया बड़े ऊ की मात्रा मिल जाए आपको तो वो समझ लो आपकी दीर्घ स्वर संधि है, यहाँ से आपकी दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है।
अब आपको बताना है दोस्तों विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है। जो दोस्तों कर्मधारय समास होता है इसमें किसी शब्द की विशेषता ही बताई जाती है। दोस्तों जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं और जो शब्द विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। और बात की जाए अगर द्विगु की तो द्विगु में दोस्तों शब्द संख्यावाचक होते हैं। पहला वर्ड संख्यावाचक होगा, जैसे दोस्तों हो जाएगा आपका चौराहा। चौराहा जैसे वर्ड आपको दिया है दोस्तों, त्रिवेणी, इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो दोस्तों फर्स्ट ये संख्यावाचक होते हैं द्विगु समास में। अगर बात की जाए दोस्तों द्वंद्व समास की तो द्वंद्व समास में जैसे माता पिता, माता पिता बीच में तुम आपको दोस्तों यहाँ पे डैश का निशान लगा होगा, योजक का चिन्ह आपको मिलेगा बीच में। द्वंद्व समास में पहचानने का आसान तरीका ये है। तत्पुरुष समास की बात करें दोस्तों तो ये तत्पुरुष समास होते हैं जैसे नील, जैसे दोस्तों तत्पुरुष समास में आपके कई एग्जाम्पल आ जाते हैं। इसमें तत्पुरुष तो पहले तो ये 3 प्रकार के दोस्तों होते हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये 3 प्रकार के आपसे पूछे जाते हैं कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। और अगर पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं तो आपके हो जाएंगे 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कहते हैं। अब आपको द्विगु मैंने भी बताया पहला पद संख्यावाचक होगा, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक। कर्मधारय में दोस्तों किसी चीज़ की विशेषता बताई जाएगी, जैसे लिखा होता है महान आत्मा, जैसे महात्मा दोस्तों लिखा होता है तो महात्मा का मतलब क्या हो गया, महान है जो आत्मा, इसका मतलब आत्मा की विशेषता बताई जा रही है कि वो महान है, तो यहाँ से आपका कर्म हो जाएगा। लेकिन इसमें दोस्तों जो पूछा है कि कौन से समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, ऐसा कौन सा समास है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, तो यहाँ से आपका दोस्तों सही हो जाएगा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोस्तों कोई पद की प्रधानता नहीं होती है, इसका अर्थ किसी तीसरे शब्द की ओर ही इंगित करता है। जैसे दोस्तों यहाँ से ले लीजिए आप पंचानन, पंचानन हो गया आपका दशानन हो गया, ये एक विशेष जैसे हो गया दोस्तों गणेश, जैसे ये दोस्तों हो गए, ये एक विशेष व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे दशानन दोस्तों रावण के लिए प्रयोग किया गया है। अब यहाँ से आपको संख्या लग रहा होगा कि 10 और पंच, लेकिन ये दोस्तों द्विगु समास के अपवाद के तौर पे आते हैं, इसीलिए मैंने आपको यहीं पे इनको बता दिया कि आगे आपसे गलती ना हो। पंचानन हो गया, दशानन हो गया, ये शब्द दोस्तों बहुब्रीहि समास में आते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना हो आपको इन शब्दों में। जैसे ये दोस्तों विशेष किसी व्यक्ति के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे नीलकंठ दोस्तों हो गया, नीलकंठ का आप कहोगे कर्मधारय समास है कि नीला है कंठ जिसका, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, लेकिन नहीं दोस्तों नीलकंठ जो होता है वो शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाता है। नीलकंठ शंकर जी के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो बहुब्रीहि समास होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों उपसर्ग को कहते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था उपसर्ग को भी शब्दांश कहते हैं। उपसर्ग या प्रत्यय दोनों को शब्दांश कहते हैं। शब्दों के ही कुछ अंश इसमें होते हैं, इसीलिए इनको शब्दांश कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों लिपि की आवश्यकता होती है। अब आपको बताना है लिपि की आवश्यकता, जैसे अपनी भाषा हिंदी है, अब हिंदी की पूछी जाती है लिपि क्या है तो देवनागरी। जो देवनागरी लिपि है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, भाषा को बोलने में या भाषा संकेत में या भाषा लिखने में या तीनों में, तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा भाषा को लिखने में। लिपि दोस्तों होती क्या एक्चुअल में आपको मैं बता दूं, जैसे किसी भाषा आपने कोई वर्ड बोलना चाहा किसी से या कुछ भी आपने बोलना चाहा तो उसको एक आपने संकेत दे दिया। जैसे अपनी जो हिंदी है इसमें आ हो गया, बड़ा आ, इस टाइप से जो वर्ड दिए गए हैं इनको लिपि कहते हैं दोस्तों, ये लिपि के ही वर्ड हैं। जैसे इंग्लिश की अगर बात करें तो ए हो गया, बी हो गया, सी, ये एक संकेत दे दिए गए लिखने के लिए, तो ये लिपि तो एक है। ये रोमन हो गया, ये अपनी हो गई देवनागरी लिपि, ये दोस्तों एक लिपि ही होती है। चाइनीज जो अपने किसी वर्ड को विशेष कोई वर्ड को उनको नाम दे दिया तो ये लिपि हो गई। लिखने की ये जो प्रक्रिया या भाषा होती है इनको लिपि ही
कहते हैं दोस्तों। लिपि का इसी के लिए प्रयोग, जैसे किसी विशेष शब्दों को चिन्हित कर दिया तो ये लिपि में तौर पे काम आने लगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। खड़ी बोली निकली है, मतलब दोस्तों कहने का मतलब है खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है, कहने का मतलब ये है। तो आपका यहाँ से सही हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी हिंदी से। अब मैं आपको बता दूँ पश्चिमी हिंदी की कुछ प्रमुख बोली जो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कन्नौजी। कन्नौजी दोस्तों खड़ी बोली में आती है। बुंदेलखंडी दोस्तों पश्चिमी हिंदी में आती है। ब्रज ब्रज दोस्तों जो भाषा होती है वो भी इसी में आती है। हरियाणवी हरियाणवी दोस्तों भी खड़ी बोली के अंतर्गत आती है। और एक ये आपकी खड़ी बोली। ये जो 4 भाषाएं 5 दी हैं दोस्तों, ये सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अगर दोस्तों बात करें पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी दिया है तो यहाँ से आपको याद रखना है ABC 3 वर्ड आपको याद रखने हैं। ABC, ए से हो जाएगा आपका अवधी, ए से दोस्तों हो जाएगा आपका अवधी, और बी से हो जाएगा आपका बघेली, और सी से हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ी। ये 3 भाषाएं दोस्तों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों बिहारी हिंदी की, तो ये दोस्तों आती है, इसमें आती हैं 3 भाषा। मैथिली एक होती है दोस्तों, मैथिली एक होती है भोजपुरी और बघेली। ये 3 भाषाएं आती हैं वो बिहारी के अंतर्गत। और दोस्तों अगर बात करें राजस्थानी हिंदी की, तो इसमें दोस्तों आती है आपकी, राजस्थानी में आती है जयपुरी दोस्तों। जयपुरी जो बोली होती है इसी के अंतर्गत आती है, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत। जयपुरी हो गई आपकी, गढ़वाली हो गई दोस्तों, गढ़वाली हो गई, मालवी हो गई दोस्तों, मालवी, ये आपकी आती हैं जयपुरी हिंदी के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया दोस्तों हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। अब आपको बताना है हिंदी भाषा की जो कुल वर्ण हैं वो कितने हैं। जो वर्ण आपको मैंने बताया लिपि क्या होती है, किसी भाषा को संकेत के रूप में दे दिया गया है उनको कि यही अब प्रयोग होंगे, तो वही आपकी लिपि बन गई जो लिखने के काम आती है। तो आपके जो हिंदी भाषा में है वो कुल वर्ण की संख्या है 52, उसी को लिपि कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है मध्य स्वर कहते हैं दोस्तों। मध्य स्वर क्या होते हैं तो आपको बता दूं, जो छोटा आ होता है दोस्तों इसको मध्य स्वर कहते हैं। जो स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है अग्र स्वर, अग्र होता है, मध्य होता है दोस्तों, पश्च होता है। अग्र की अगर बात करें तो इसमें आती हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी ई और ए। ये दोस्तों ये 4 वर्ड जो आते हैं ये अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। छोटी, बड़ी, ऐसे एड़ी, ऐसे एनक। और मध्य स्वर की अगर बात करें तो इसमें छोटा आ दोस्तों आता है। और जो बचे हुए सारे शब्द वो पश्च में आते हैं। जैसे बड़ा आ हो गया आपका, छोटा ऊ हो गया, छोटो ऊ, बड़ा ऊ हो गया, ये आते हैं पश्च स्वर में। ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया है दोस्तों निम्न में कंठ वर्ण है। अब आपको बताना है इनमें से कौन से वर्ण हैं जो कंठ द्वारा बोले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, आ और हा और विसर्ग। और इसमें दोस्तों आ जाएगा आपका का वर्ग। का वर्ग का जो पूरा होता है जैसे का, कबूतर, खरगोश, गमला, घड़ी, खाली, इंगिया खाली जो होती है, फिर ये आ जाएगा, फिर हा आ जाएगा, और दोस्तों विसर्ग। ये जितने भी वर्ण मैंने आपको ये लिखे हैं ये सारे ही कंठ से बोले जाते हैं दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों ऑप्शन ए की ई और ए और यस, तो ये होता है दोस्तों चा वर्ग। चा वर्ग, चा वर्ग में चा, छा, जा, झा ये दोस्तों वर्ड आते हैं। और उनके प्लस में ये आते हैं ई और या और सा, ये सब होते हैं दोस्तों तालु वर्ग के। ये जितने भी वर्ड लिखे हैं मैंने ये सब तालु से बोले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया दोस्तों रा प्लस माँ का रूप है। दोस्तों ये लिखा है रा और प्लस माँ। अब इसमें से आपको बताना है का रूप है। अब दोस्तों ये 2 वर्ड जब लिखे हैं, जब इनको इकट्ठा किया जाएगा, एक ही वर्ड बनाया जाएगा, तब कौन सा
वर्ड बनेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा दोस्तों, माँ के ऊपर रा। इस तरीके से ये जो माँ होता है, जिसे आपने लिखा हो देखा होगा धर्म। धर्म जो होता है दोस्तों, धर्म आप बोलोगे धर्म, पहले था बोलोगे फिर रा निकलेगा। जैसे इस तरीके से कुछ लिखा जाएगा धर्म, इसके नीचे अगर हलंत लगा दी जाए तो ये सही हो गया, ये भी धर्म सही हो गया। अगर हलंत लगा दी इसके नीचे तो ये भी सही हो गया। लेकिन इसको इकट्ठा करके अगर लिखा जाएगा तो धर्म इस तरीके से पहले रा ही निकलेगा दोस्तों। माँ के पहले आपको रा बोलना पड़ेगा। धर्म आप बोल के देख लीजिए, धर्म रा पहले निकलेगा फिर माँ निकलेगा, तो रा इसकी ऊपर चली जाएगी। तो इस तरीके से ये धर्म हो जाएगा। तो ये जो माँ दिया है दोस्तों, इस तरीके से रा और माँ इस तरीके से बनेगा। जब रा और माँ को मिलाया जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, प्रा में पूर्ण वर्ग है। अब आपको बताना है जो प्रा शब्द लिखा है दोस्तों, ये प्रा, अब इसमें से पूर्ण वर्ग कौन सा होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये दोस्तों कुछ इस तरीके से होता है, पा, रा हलंत का और आ, इस तरीके से ये दोस्तों प्रा जो बना होता है, इसमें कुल 3 अक्षर ये होते हैं। तो इसमें जो पूर्ण वर्ग दोस्तों होता है, पूर्ण वर्ग की बात करें तो रा होता है दोस्तों, रा। प्रा में पूर्ण वर्ग रा होता है, ये चीज़ आप याद रखिए। जो प्रा वर्ड लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है। तो इसमें जो पूर्ण वर्ग होता है वो दोस्तों रा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन होते हैं यहाँ से समाप्त। लगभग इसमें दोस्तों 36 प्लस क्वेश्चन दिए हुए थे, और आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, आप अपना स्कोर कार्ड दोस्तों ज़रूर शेयर करें। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी सिलेक्टेड हुए हैं, काफ़ी पेपरों में आए हुए ही क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे दोस्तों। यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% मिलेंगे। इस वीडियो से आपको 10 से 15 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में मिलेंगे, जिसमें 30 से 40 क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी सिलेक्टेड हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों, कई बार पेपरों में पूछे गए हुए। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।